तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पटवारी परीक्षा 2023 31 मार्च 2023 सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर मैनेजमेंट के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो प्रश्न हमको मिले हैं। और अगर आगे आपका भी एग्जाम है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने प्रश्नों को जरूर शेयर कीजिएगा, 7052547003। और इस व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करने के साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन, सर्च करेंगे टेलीग्राम में, वहाँ से आपको मिल जाएगा। पिछले सभी दिनों की पीडीएफ आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी और इस वीडियो की पीडीएफ भी 2 दिन बाद आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि हर सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए हैं और आज की शिफ्ट का कट ऑफ कितना जा सकता है, क्या लेवल रहा है आज के एग्जाम का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो वेनेजुएला की राजधानी है कराकस, ठीक है? अब देखिए यहाँ से और कौन-कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए, वेनेजुएला की मुद्रा भी अगर आगे पूछी जा सकती है। अगर राजधानी पूछा है तो आगे आपसे मुद्रा पूछेंगे। तो वेनेजुएला की मुद्रा है बोलीवर, वेनेजुएला की राजधानी है कराकस, ठीक है? अब ये प्रश्न आपके एग्जाम में क्यों आया? तो देखिए, अभी हाल ही में जो है ना, वेनेजुएला एकदम बिक्री की कगार पर है। कोई भी देश उसको जाकर के खरीद सकता है, इतनी ज़्यादा महँगाई वहाँ पर आ गई है। तो ये क्या है, चर्चा में रहा है वेनेजुएला। इसलिए जो है वेनेजुएला का प्रश्न आपके एग्जाम में आया है। अब ऐसे कौन से अफ्रीकी देश हैं जो चर्चा में रहे हैं और जिनकी राजधानी या फिर मुद्रा आपसे पूछी जा सकती है, उनको आइए कवर कर लेते हैं। 4-5 ऐसे देश हैं, ठीक है? देखिए, वेनेजुएला जो है ना वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीकी देश कौन-कौन से हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं? तो अल्जीरिया, अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीरियस और यहाँ की मुद्रा है अल्जीरियन दीनार, ठीक है? 2-3 और है देखिए। मिस्र, क्योंकि मिस्र अभी चर्चा में रहा है तो मिस्र की राजधानी है काहिरा, ये आपको याद रखना है, आगे आपसे पूछी जा सकती है। एक बार इससे पहले मिस्र से संबंधित प्रश्न आ चुका है। तो मिस्र, जिसे इजिप्ट कहते हैं, इसकी राजधानी काहिरा है, ठीक है? अंगोला, अंगोला की राजधानी लुआंडा है और इसकी जो मुद्रा है वो है अंगोलियन क्वाजा। अब ये 2-3 ऐसे हैं जो चर्चा में रहे हैं अफ्रीकी देश, तो यहाँ से आपसे प्रश्न बन सकता है। वैसे तो बहुत सारे देश हैं, इतना कितना याद करेंगे, उतना समय भी आपके पास में नहीं है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फतेहगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर है भोपाल। भोपाल में फतेहगढ़ का किला स्थित है। चलिए कुछ जानकारी देते हैं। तो फतेहगढ़ का किला भोपाल में स्थित भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण वास्तुकला है, ठीक है? फतेहगढ़ किला मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित ऐतिहासिक स्थानों में से एक है। इस किले का निर्माण सन 1726 ईस्वी में मोहम्मद खान ने अपनी बेगम बीबी फतेह खान के नाम पर करवाया था। अब देखिए, इतनी जानकारी हम क्यों दे रहे हैं? क्या है कि जो व्यापम है वो एक टॉपिक पकड़ लेता है, फिर उसी से 3-4 प्रश्न बना लेता है। जैसे कि जामा मस्जिद पकड़ा था, तो बिना मीनार की जामा मस्जिद कहाँ पर है? सबसे बड़ी जामा मस्जिद कहाँ पर है? चंदेरी में जामा मस्जिद कहाँ पर है? तो जामा मस्जिद पे क्वेश्चन ज़्यादा बना दिए। ऐसे एक पॉइंट पकड़ लेता है। अब देखिए, फतेहगढ़ का किला है, फतेहगढ़ का किला पूछ लिया ना कहाँ पर है? अब आपसे पूछेगा इसका निर्माण कब हुआ था? 1726 में। किसने करवाया था? मोहम्मद खान ने करवाया था। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी। देखिए, हम ना केवल प्रश्न बताते हैं, बल्कि प्रश्न के साथ-साथ में उसके एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते हैं, इससे और कौन से प्रश्न आगे बन सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, तो मध्य प्रदेश में अधिकंब कहाँ पर स्थित है? क्या ये प्रश्न आया था? अब इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। अगर आपको पता हो कि अधिकंब कहाँ पर है या फिर ऐसा कोई प्रश्न आया था, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? जो चीज़ें एकदम हमको नहीं मिलती हैं, बहुत ढूँढने के बाद नहीं मिलती हैं, तो या तो वो प्रश्न गलत होता है या फिर वो चीज़ है ही नहीं, ठीक है ना? अगर आपको पता हो तो आप ज़रूर बताइएगा। आगे देखते हैं। देखिए, इनमें से कौन-सा मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है, ठीक है? तो मध्य प्रदेश के भूगोल से प्रश्न आया है, पड़ोसी राज्य कौन-सा नहीं है? तो देखिए कौन-कौन से हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं, इनमें से जो ऑप्शन में नहीं होगा वो आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है? तो झारखंड जो है वो मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है, ठीक है? बाकी और भी आए हों, बिहार आया हो, उड़ीसा आया हो, तो ये भी अपना पड़ोसी राज्य नहीं है। कौन-कौन से हैं? किस-किस दिशा में हैं? आइए बता देते हैं। तो मध्य प्रदेश की सीमाएँ 5 राज्यों से लगती हैं, ठीक है? कौन-कौन से हैं देखिए, इसके उत्तर की बात करते हैं तो उत्तर में है उत्तर प्रदेश, पूर्व में है छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात तथा उत्तर पश्चिम में राजस्थान है। ध्यान रखिएगा, उत्तर पश्चिम में है राजस्थान, ये कई बार पूछा गया है। तो ये 5 राज्य से लगती है। कौन-कौन सी दिशा में कौन-कौन सा राज्य है, वो भी हमने आपको साथ में कवर करा दिया, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में गिद्धों की संख्या कितनी है? बताइए, इतना डीप प्रश्न पूछा है, गिद्धों की संख्या कौन याद करता है? ठीक है, आप कल को पूछ लेंगे, बताइए शेरों की संख्या कितनी है, चीतों की संख्या कितनी है और मतलब पक्षियों की संख्या। अब ऐसा कोई याद तो कर नहीं रहा है, लेकिन ये प्रश्न आया है तो आया है। चलिए बताते हैं। तो देखिए, 2 तरह की गिद्धों की संख्या है वहाँ पर, एक तो वयस्क है और एक टोटल है। तो देखिए, 55 या 574, इनमें से जो भी ऑप्शन होगा वो आपका आंसर होगा, दोनों एक साथ नहीं आए होंगे। चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी। तो देखिए, अवयस्क गिद्धों की संख्या 55 है, यानी कि जो अभी
मतलब छोटे-छोटे हैं, ठीक है? 55 है। वयस्क गिद्धों की संख्या 574 रह गई है, जो कि वर्ष 2015 की अपेक्षा 67% की कमी हुई है, ठीक है? वर्तमान में संपूर्ण वन क्षेत्र मात्र 33% रह गया। अब क्या है कि वन क्षेत्र में कितने गिद्ध रह गए, वो पूछे जा सकते हैं। तो 33% ही गिद्धों की आबादी बची हुई है, जो भविष्य में खतरे का संकेत दे रही है, ठीक है? अगर आपसे वयस्क पूछे होंगे, तो 574 है, अवयस्क पूछे हैं, तो 55 है, ठीक है? कितने की कमी आई है, तो 67% की इसमें कमी आई है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपको हमने बहुत सारी चीज़ें पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में इससे पहले हम बता चुके हैं। यही हम कह रहे हैं कि जब प्रश्न हमने करा है, तो उसका रिपीट बहुत बार प्रश्न हो रहे हैं, ठीक है ना? इस पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको हम पहले बता चुके हैं। देखिए, पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी में स्थित है, आपको पता है, ठीक है? अब एक प्रश्न यहाँ से बनेगा, जो द जंगल बुक है ना, तो द जंगल बुक में जो मोगली नामक वो है, किरदार है, वो कहाँ से लिया गया है? तो इसी पेंच को देख कर के लिया गया, पेंच राष्ट्रीय उद्यान को देख कर के मोगली नामक किरदार लिया गया है, याद रखिएगा, प्रश्न बन सकता है, ठीक है? तोरण का किला कहाँ पर स्थित है, ये पूछा गया है। तो 2 प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं। अगर एमपी से पूछा होगा तो क्या पूछा होगा, और अगर देश से पूछा होगा तो क्या पूछा होगा, दोनों हम आपको करा देते हैं। देखिए, तो तोरण का किला पुणे में स्थित है, आपको पता है, शिवाजी से संबंधित है तोरण का किला। अब तोरण में क्या हुआ था, शिवाजी का राज तिलक जो है ना, वो सबसे पहले तोरण में ही हुआ था। ये महाराष्ट्र में स्थित है, पुणे में, ठीक है? अब अगर यहाँ से एक प्रश्न और बना होगा कि अगर एमपी से रिलेटेड बना होगा, तो नवा तोरण मंदिर पूछा गया होगा, ठीक है? मतलब जो जिन लोगों ने हमारे पास प्रश्न भेजा, उन्होंने केवल तोरण लिख कर के भेजा है। अब तोरण से 2 प्रश्न मिल रहे थे, एक तो ये तोरण वाला और एक नवा तोरण मंदिर मध्य प्रदेश में। तो देखिए, नवा तोरण मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो नवा तोरण मंदिर मध्य प्रदेश के नीमच जिले में है, ठीक है? भारत में जावद तहसील तथा खोर जावद जनगणना शहर में स्थित है। यह 11वीं शताब्दी का मंदिर है। याद रखिएगा, नवा तोरण मंदिर 11वीं शताब्दी का मंदिर है, जिसमें 2 पंक्तियों में व्यवस्थित 10 सजावटी मेहराब हैं। मंदिर की सजावट में पत्तियों के आकार का यहाँ पर जो वर्णन किया गया है। बस इतना याद रखिए कि नवा तोरण मंदिर कहाँ पर है? नीमच में है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी ये सब पढ़ना है, अगर आपको पढ़ना हो तो वीडियो को पॉज़ करके आराम से पढ़ लीजिए, ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेना चाहते हैं। ये ज़रूर याद रखिएगा कि नवा तोरण मंदिर में देवता कौन है? तो वराह देवता का यहाँ पर मंदिर है, ठीक है? जो भगवान विष्णु के तीसरे अवतार माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना हरवंश राय बच्चन की है? अब देखिए, हरवंश राय बच्चन की बहुत सारी रचनाएँ सुबह वाली शिफ्ट में हम आपको करा चुके हैं, ठीक है? सेम टू सेम प्रश्न यहाँ पर रिपीट हुआ है। सुबह पूछा था कौन सी नहीं है, इस बार पूछा कौन सी है। तो कुछ रचनाएँ हमने सुबह करा दी थी और कुछ रचनाएँ हम इस टाइम करा दे रहे हैं। तो मधुशाला जो है वो इनकी रचना है हरवंश राय बच्चन की। और कौन-कौन सी रचना है? तो क्या भूलूँ क्या याद करूँ, जो बीत गई, अग्निपथ, अग्निपथ, ये कुछ इनकी रचनाएँ हैं। सुबह भी हमने कराया था और सुबह हमने ये मधुशाला वाला कराया था, सेम टू सेम रिपीट हो गया। इसीलिए कहते हैं कि एग्ज़ाम से पहले हमारा वीडियो ज़रूर देख कर के जाइए, ठीक है? अग्निपथ हो गया, ठीक है? उसके बाद में 1 मिनट, अग्निपथ हो गया, आज मुझसे दूर दुनिया तुम सो रही थी ना मैं सो रहा था, साथ ही सो ना कर कुछ बात, आओ हम पथ से हट जाएँ। ऐसी कुछ जो है रचनाएँ जो है यहाँ पर हरवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई। एक बात और याद रखिए, हरवंश राय बच्चन की रचनाओं में जो है ना, वो ऐसे नशा-वशा का शब्द जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। मधुशाला और मतलब कि ऐसे कुछ मतलब सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो नशा से रिलेटेड होंगी, तो थोड़ा-सा आपको आइडिया लग जाएगा कि हरवंश राय बच्चन का ये जो है रचना हो सकती है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधिया राजवंश ने उज्जैन को कब अपने क्षेत्र में मिला लिया था? ये प्रश्न बना है। तो सही आंसर है 1737 में सिंधिया राजवंश ने जो है उज्जैन को अपने में मिला लिया था। कुछ जानकारी देखिए, सन 1737 में उज्जैन सिंधिया वंश के अधिकार में आया। उनका वर्ष 1880 तक एक छत्र राज रहा, ठीक है ना? 1880 तक जो है सिंधियाओं का एक छत्र राज रहा था, जिसमें उज्जैन का सर्वांगीण विकास होता रहा। सिंधिया वंश की राजधानी भी उज्जैन एक बार बनी थी। राणोजी सिंधिया ने महाकालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। ये प्रश्न अब बनेगा, क्योंकि सिंधिया वंश से प्रश्न आया है। पिछले कई दिनों से सिंधिया वाला प्रश्न आ रहा है। सिंधिया टर्मिनल कहाँ पर है? सिंधिया वाला पैलेस पूछ लिया था। अब पूछ लिया कि सिंधिया ने उज्जैन को कब अपने अंडर में किया। अब यहाँ से बनेगा कि महाकालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो राणोजी सिंधिया ने जो है महाकालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, जो आपका उज्जैन में है। उज्जैन से प्रश्न बनेगा कि उज्जैनी पर किसका अधिकार था? तो यहाँ पर अशोक जो है गवर्नर के रूप में अशोक, महान सम्राट अशोक जो है यहाँ पर काम कर चुका है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन है? ये आपसे पूछा गया, सिंपल सा प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल है सरला ग्रेवाल। अब देखिए, मध्य प्रदेश की महिला राज्यपाल पूछा है। अब क्या है, आप मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री पूछ सकते हैं, भारत की महिला राष्ट्रपति पूछ सकते हैं, भारत की महिला प्रधानमंत्री पूछ सकते हैं। सारे फैक्ट यहाँ पर हम आपको कवर करा देंगे। तो सरला ग्रेवाल है, सरला ग्रेवाल मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल। कार्यकाल देख लीजिए, 1989 से 1990 तक रहीं। वह भारत की दूसरी महिला प्रशासनिक सेवा अधिकारी थी, ठीक है? ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? जब वह 1952 में आईएएस में शामिल हुई थी, वह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रमुख सचिव भी रही हैं, ठीक है? अब देखिए, एमपी की पहली मुख्यमंत्री कौन है महिला? तो उमा भारती जो है वो मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, ठीक है? उसके बाद भारत की बात करते हैं, तो देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है वो देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। अब प्रश्न बनेगा कि देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। थोड़ी सी भी जीके अगर आपकी सही होगी, छोटे छोटे बच्चे बता देंगे कि देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
वर्ष 2022 के लिए स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो मैक्स वेरस्टपेन को जो है वर्ष 2022 के लिए स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। अब ये कौन है और वुमेन ईयर को स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना है? आइए वो भी आपको बता देते हैं। तो फ़ॉर्मूला 1 चैंपियन मैक्स वेरस्टापेन को 2022 लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, जबकि जमैका की ओलंपिक स्प्रिंटर एलन थॉम्पसन हेरा को लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर दिया गया। ठीक है? तो मेंस वाला हमने आपको बता दिया, मेंस वाला पूछ लिया है, तो हो सकता है आपसे स्पोर्ट्स जो वुमेन है उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो जमैका की रहने वाली एलन थॉम्पसन हेरा, ये जो है इनको जो है अभी हाल ही में जो है ये लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है? दोनों आपके यहाँ पर कवर हो गए। फ़ॉर्मूला 1 रेसर है, ये भी आपको याद रखना है। इंडियन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कहाँ पर स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है, इंडियन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, देखिए कृषि से प्रश्न पूछा गया है, मध्य प्रदेश में गेहूँ का वर्तमान समर्थन मूल्य क्या है? तो ₹2125 जो है वो वर्तमान में गेहूँ का समर्थन मूल्य है मध्य प्रदेश में। ठीक है? चलिए देखते हैं। अब एक बात याद रखिएगा, जो गेहूँ है ना वो रबी की फसल है। ठीक है? तो रबी की प्रमुख फसल गेहूँ के लिए केंद्र सरकार ने इस बार ₹2125 न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है। देश में गेहूँ के समर्थन मूल्य में पिछले साल के मुकाबले ₹110 की वृद्धि हुई है। अब ये वृद्धि भी आपसे पूछा जा सकता है, कितनी वृद्धि हुई? ₹110। गेहूँ के न्यूनतम समर्थन मूल्य को पिछले साल 2015 से बढ़ा करके 2023-24 के लिए ₹2125 कर दिया। पिछले साल कितना था? याद रखिएगा, ₹2015 पिछले साल था, 2023-24 के लिए 2115 कर दिया गया। ये बजट का प्रश्न है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा संविधान कैसा है? ऑप्शन दिया हुआ था, उधार का थैला है, ठीक है? और मतलब कि दूसरों से नहीं लिया गया है, अंशतः दूसरों से लिया गया है, ऐसा करके दिया हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरों से लिया गया है। हमारा जो संविधान है वो उधार का थैला है। अब देखिए यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर जी ने कुछ कहा है, तो देखिए कहाँ-कहाँ से क्या-क्या चीज़ें ली हैं, ये आपको पढ़ कर के जाना है। थोड़ा-सा फैक्ट हम आपको बता दे रहे हैं, देखिए। तो भीमराव अम्बेडकर ने विश्व के महत्वपूर्ण 60 देशों से संविधान का अध्ययन करके भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार किया था, जिस पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है? तो वहाँ पर ऑप्शन रहेगा कि भारतीय संविधान जो है पूर्णतः मतलब हर कुछ ना कुछ जो है हर किसी न किसी से लिया गया है, सबसे लेकर के बनाया गया है। तो भारत का जो संविधान है वो उधार का थैला कहा जाता है। ठीक है? अब किससे क्या लिया, समवर्ती सूची किससे ली है, और जो मतलब कि ये कानून वगैरह किससे लिया, ये जरा आप पढ़ कर के जाइए, प्रश्न पूछा जा सकता है। इतना समय तो है नहीं कि पूरा आपको बताएं, नहीं तो फिर पूरा टाइम बहुत निकल जाएगा। हमारा ये उद्देश्य है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी, पेपर का एनालिसिस कैसा आया है, कितना कट ऑफ जाएगा इस शिफ्ट का, और क्या क्या पूछा गया किस सब्जेक्ट से, यही बताना हमारा काम है। बाकी आप तुरंत तैयारी में लग जाया करिए, ज़्यादा समय बर्बाद मत कीजिए। ठीक है? इनमें से कौन-सी पर्वत श्रेणी भारत में नहीं है? अब देखिए भारत में कौन-सी पर्वत श्रेणी नहीं है, तो भारत की जो महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियाँ हैं वो हम आपको करा दे रहे हैं। इससे अलग जो होगी वो भारत की नहीं होगी, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं कौन-कौन से प्रश्न आगे बन सकते हैं। तो काराकोरम कैलाश श्रेणी भारत एवं चीन में है, ठीक है? लद्दाख श्रेणी भारत में है, स्थित है, जो जम्मू कश्मीर में है। जास्कर श्रेणी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है, ठीक है? कामेत पर्वत उत्तरांचल में है। नंदा देवी उत्तरांचल में है। धौलागिरी हिमाचल प्रदेश में है। ये कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियाँ हैं जो भारत की हैं। और अपने आपको ये पता है एमपी की पर्वत श्रेणी कौन सी? तो मैकाल पर्वत श्रेणी है, ठीक है ना? और ये जो आपकी ये क्या नाम है, जो आपकी ये पचमढ़ी वाली जो पर्वत श्रेणी है, महादेव पर्वत श्रेणी है, इनके बारे में आप जानते ही हैं। इनसे अलग जो ऑप्शन दिया होगा वही इसका आंसर होगा। हो सकता है अफ्रीका की कुछ पर्वत श्रेणियों का इसमें आंसर दिया गया हो, ठीक है? ये सारी चीज़ें याद कर लेंगे और इसकी जो ऊंचाई है वो भी आप याद कर लेंगे, क्योंकि अब ये टॉपिक पकड़ लेगा तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि जम्मू कश्मीर में कौन सी पर्वत श्रेणी है, ठीक है ना? जास्कर श्रेणी कहाँ स्थित है, ये प्रश्न बन सकते हैं। चलिए साइंस की बात करें तो फूलों का रंग किसकी वजह से होता है? तो एंथोसायनिन की वजह से फूलों का रंग होता है। एक बात और आपको बता दें, अभी तक मार्च में जितने भी जीके, जीएस और साइंस के प्रश्न आए हैं, उनकी वीडियो तैयार हो चुकी है। कल सुबह 9 बजे वो आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। जीके, जीएस और साइंस के 15 मार्च से लेकर के आज तक मार्च महीने के सारे प्रश्न जो एमपी पटवारी में आए हैं, कल आपको देखने को मिल जाएँगे सुबह। तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और जो है नोटिफ़िकेशन बेल दबा लेंगे। उसके बाद 15 मार्च से अब तक जितने कंप्यूटर के प्रश्न आए हैं, उसकी वीडियो हमने ऑलरेडी बना दी है। इंग्लिश की वोकैब कौन-कौन सी वोकैब आए हैं, तो उनकी वीडियो भी हमने बना दी है। वो आपको इसी वीडियो के लास्ट में देखने को मिल जाएगी। बाकी टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कर लीजिए। वहाँ उस टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन के नाम से है, जॉइन करके वहाँ पर जो है मतलब कि वहाँ पर एक और ग्रुप के अंदर ही एक चैनल मिलेगा, जो चैनल आपका सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से है। उसमें जो हम पीडीएफ वगैरह डालते रहते हैं, जो किताबों से प्रश्न आ रहे हैं। जैसे कि आपका राकेश यादव वाली किताब से प्रश्न आया हुआ है, तो राकेश यादव की पूरी पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है? नीतू मैम की वोकैब पूरी मिल जाएगी वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएँगी, ठीक है? तो वो भी आप जॉइन कर लेंगे दोनों चैनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। फूलों के रंग की बात करते हैं तो फूलों का रंग एक विशेष रंग द्रव्य के कारण होता है, जिसे एंथोसायनिन कहते हैं, बता दी हमने। गाजर के रंग की बात करें तो गाजर का रंग कैरोटीन के कारण हो सकता है। पूछा जा सकता है कि गाजर का रंग किसकी वजह से होता है, कौन सा रंजक है? तो कैरोटीन है। मनुष्य का जो रंग है वो क्यों दिखाई देता है? तो मेलानिन की वजह से मनुष्य का रंग दिखाई देता है, काला गोरा भूरा जैसा ही होता है, मेलानिन की वजह से होता है, ठीक है?
चलिए, पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पर्यावरण के अध्ययन को पर्यावरण विज्ञान कहा जाता है। किसने खोज की थी? कौन पिता है पर्यावरण विज्ञान का? आइए देख लेते हैं। तो फिलीपींस विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर एमेरिटस डॉक्टर रेक्स एन ओलिनोरिस को पर्यावरण विज्ञान का जनक माना जाता है। इनका नाम याद रखिए, हो सकता है आपसे आगे पूछ लिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो चींटियों के अध्ययन को पिपीलिका विज्ञान कहा जाता है। देखिए, तो पिपीलिका शास्त्र या फिर पिपीलिका विज्ञान या चींटी विज्ञान कीट विज्ञान की वह शाखा है जिसमें चींटी व दीमक का अध्ययन जो है वो वैज्ञानिकों के द्वारा किया जाता है। इसको याद रखिएगा, दीमक और चींटी में से कोई आपसे आगे भी पूछा जा सकता है। तो कीटों का अध्ययन क्या कहते हैं? तो ये सब प्रश्न बन रहे हैं साइंस में। इनमें से कौन सा प्रोकैरियोटिक है? ठीक है, तो नील हरित शैवाल जो है वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। देख लीजिए, प्रोकैरियोटिक के बारे में इससे पहले भी एक प्रश्न करा चुके हैं, पहले भी ये प्रश्न आया है, सेम टू सेम यही प्रश्न आया था और हमने प्रोकैरियोटिक के सारे उदाहरण दिए थे। आज आपको वही सेम टू सेम प्रश्न मिल गया, नील हरित शैवाल इसका सही आंसर है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका इस तरह की कोशिकाओं में केंद्रक सुसंगठित नहीं होता है तथा केंद्रक झिल्ली भी अनुपस्थित होती है। इसमें कोशिकांग झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होते हैं, उदाहरण के लिए जीवाणु और नीरहरित शैवाल। अब ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा इसका जो परिभाषा, क्योंकि इसमें जो है ना पॉइंट बना बना करके प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या अनुपस्थित नहीं होता है, केंद्रक झिल्ली होती है कि नहीं होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ करके जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी में जो है अनुप्रास अलंकार के उदाहरण पूछे गए थे और दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार नहीं है ये पूछा गया था। उपसर्ग प्रत्यय से प्रश्न बन रहे हैं। तालब से बोले जाने वाले वर्ण कौन से हैं? तालु से बोले जाने वाले। एक बार आप वर्णमाला भी पढ़ करके जाइएगा अगर 2-3 दिन में जिसका भी एग्जाम है। ठीक है, और अपने प्रश्नों को जरूर सेंड कर दीजिए ऊपर जो नंबर बताया है। मैथिली शरण गुप्त की रचना पूछी गई थी। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना भी पूछी जा चुकी है। तत्सम आए थे, खालिस्तान भरने को आ रहे हैं। ठीक है, और काल के भी प्रश्न भी बन रहे हैं कि हेतु मध्यकाल कौन सा है, वर्तमान भूतकाल कौन सा है, वो वहां पर गया, इसमें कौन सा काल है, ये भी आप पढ़ करके जाएंगे। शुद्ध अशुद्ध वाले प्रश्न भी बन रहे हैं। वाच्य 2-3 वाच्य आ रहे हैं, कर्मवाच्य कर्तवाच्य, ये भी पढ़ करके जाएंगे और विलोम शब्द भी पूछे जा रहे हैं। चलिए मैथ की बात करते हैं। तो मैथ सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव आया है इस बार इस शिफ्ट में। तो बार ग्राफ डीआई के 4 प्रश्न थे, सिंप्लीफिकेशन के 4 से 5 प्रश्न थे, एक प्रश्न आपका ट्रेन से था, बॉडमास के 3 से 4 और जो पासा मतलब कि जो प्रायिकता आई थी ना वो पासा वाली प्रायिकता भी आई थी और ताश वाली भी, दोनों तरह की प्रायिकता से एक एक प्रश्न थे। ठीक है, पाई चार्ट के 2 प्रश्न, टाइम एंड वर्क का एक, बेलन शंकु का आयतन मिक्स पूछा गया था, यानी कि एक बेलन है, ठीक है ना, उस बेलन से कुछ जो है मतलब धातु बना करके उसमें कितने शंकु बनेंगे, ऐसा करके आयतन से रिलेटेड एक प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, एसआईसीआई के 2 प्रश्न, परसेंटेज के 3, एवरेज के मिक्स एवरेज वाले 2 प्रश्न आए थे, यानी कि जो आपके एवरेज के मिक्स वाले प्रश्न, जैसे कि आप मान लीजिए जो एवरेज के वो आते हैं ना, मतलब क्रिकेटर वाले, बॉलिंग वाले, क्रिकेटर वाले, इतनी रन औसत हो गया, बाद में औसत क्या हो जाएगा, ये वाला प्रश्न आया था। ठीक है, चलिए रीजनिंग की बात करते हैं। तो पजल के 4 प्रश्न आए थे, एक पजल से 4 प्रश्न बनाए थे। सिटिंग इस बार सुबह तो वो गोला वाली दी थी, अंदर बाहर वाली, इस बार सिटिंग लाइनर दी हुई, एक लाइन में 6 लोगों को बिठाया गया था। ठीक है, चलिए नंबर सीरीज 4 है। कोडिंग डिकोडिंग के 4 प्रश्न, कथन निष्कर्ष भी इस शिफ्ट में आया हुआ है, 3 प्रश्न कथन निष्कर्ष के हैं, डाइस का 1 प्रश्न है, रैंकिंग के 3 हैं, दर्पण के 2 प्रश्न हैं, ब्लड रिलेशन से भी 2 प्रश्न आए हैं और जो आपके डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन से 2 प्रश्न आए थे, लेकिन हाई लेवल के प्रश्न आए थे, मतलब कैलकुलेशन उसमें ज़्यादा लग रही थी, वो दूरी वगैरह निकालने के लिए बोल रहे थे। ठीक है, काफ़ी घुमा फिरा करके। इंग्लिश की बात करते हैं तो ईडीएम एंड फ्रेज, सुबह 7-8 ईडीएम आए थे, इस टाइम 2 ईडीएम आए हैं। ठीक है, एक्टिव पैसिव के 8 से 10 प्रश्न इस शिफ्ट में देखने को मिले हैं। डायरेक्शन से जो आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, इससे 2 प्रश्न आए थे, एरर डिटेक्शन के भी प्रश्न आए थे और एरर करेक्शन के भी प्रश्न आए थे। पीक्यूआरएस वाले 2 प्रश्न आए हैं, मिसस्पेल्ड का 1 प्रश्न आया है। इंग्लिश वाली वो वीडियो जरूर देख लीजिए जिसमें हमने वोकैब को कराया है 15 मार्च से अब तक की जो वोकैब है, जिसमें कि हमने ईडीएम फ्रेज को कवर कराया है, एंटोसिनो को कवर कराया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर कराया है, वो आपको इसी स्क्रीन पर मिल जाएगी, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और कल जी के जीएस साइंस की वीडियो कल सुबह आ जाएगी। केस स्टडी के जो है 6 से 7 प्रश्न आ रहे हैं प्रबंधन के, और केस स्टडी वाली वीडियो कल शाम को हमने डाली है कि देखिए प्रबंधन का एक फंडा है। अब जो प्रबंधन आ रहा है ना, आपने पढ़ा है प्रबंधन, नहीं पढ़ा है, कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, आप वहाँ जब जाएंगे तो वो सब आपके दिमाग पर काम करने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न केस स्टडी के आ रहे हैं और केस स्टडी को कैसे सॉल्व करना है कल हम वीडियो बना चुके हैं, वो वीडियो जा करके जरूर देख लीजिएगा। वो भी आपको मतलब कि ये प्लेलिस्ट में ही देखने को मिल जाएगा, एमपी पटवारी प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी वाली। ठीक है, बाकी बैंकिंग के 1-2 प्रश्न आ रहे हैं, कल हम बैंकिंग हो सकता है कवर करा दें। ईबे किस तरह का बिजनेस है ये पूछा गया था। उसके बाद विपणन से प्रश्न था, लेखांकन का 1 प्रश्न आ रहा है। ठीक है, मार्केटिंग के 2 प्रश्न और संगठन के 1 से 2 प्रश्न आ रहे हैं। कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंट्रोल प्लस 9 से क्या होता है, ये प्रश्न बना था और एक्सेल के कुछ फॉर्मूले हैं, एक्सेल फॉर्मूला के शॉर्टकट पूछा गया था, एक्सेल फॉर्मूला आपसे पूछा गया था। ठीक है, एमएस ऑफिस रैम का फुल फॉर्म पूछा था, सीपीयू का क्या कार्य नहीं है ये पूछा था, एमएस वर्ड में कोई चीज़ अगर इंसर्ट आपको करनी है तो किस मेनू का प्रयोग करेंगे, कोई चीज़ ऐड करने के लिए, टेबल ऐड करनी है, ठीक है ना, कोई फोटो ऐड करनी है तो कौन सा ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। विंडो पूछा था, सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है ये पूछा गया था, इनपुट आउटपुट से एक प्रश्न आया हुआ था। ठीक है,
ओवरऑल क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए मैथ रीजनिंग के वही 65 प्लस क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के आए हैं। हिंदी के 24 प्रश्न पूरे आ रहे हैं। जीके साइंस के 48 से 49 प्रश्न आ रहे हैं। कंप्यूटर के 22-23 प्रश्न और मैनेजमेंट के 15 से 17 प्रश्न आ रहे हैं, जिसमें 7-8 प्रश्न केस स्टडी के आ रहे हैं, तो अच्छे से पढ़ करके आपको जाना है। बाकी मैनेजमेंट की जो विनर्स वाली बुक है उसकी पीडीएफ हमने उस टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दी है। जो सक्सेस जंक्शन लाइव करके टेलीग्राम चैनल है उसमें हमने डाल दिया है। पहले सक्सेस जंक्शन ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी सक्सेस जंक्शन लाइव की। उसमें देखेंगे तो बहुत सारी बुक डली हुई हैं। आपकी ये मैनेजमेंट की बुक डली है, ठीक है, मैथ की बुक डली है उसमें, और जो आपकी इसकी पीडीएफ है क्या कहते हैं कि कंप्यूटर शॉर्टकट की उसकी पीडीएफ वहाँ पर डली हुई है, एक्टिव पैसे की पीडीएफ डली हुई है। तो वो एक पीडीएफ का हमने अलग से ही चैनल बना दिया है, ठीक है, तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा। और ये पीडीएफ आपको सक्सेस जंक्शन जो आपका टेलीग्राम चैनल है उस पर मिलेगी, मेन वाले चैनल पर, ठीक है। तो टुडे के शिफ्ट की कट ऑफ की बात करें तो 140 प्लस कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि अब पेपर का लेवल थोड़ा सा अप हो गया है, ठीक है ना, तो कट ऑफ डाउन हो जाएगा। एक दूसरे के अपोजिट है, पेपर अप कट ऑफ डाउन, ठीक है। तो 135 से 140 तक जो भी होगा वो अपने आप को सेफ जोन में जो है शामिल कर सकता है। इसमें क्या होगा कि 140 तक अगर आप पहुँचते तो आपको पटवारी तो मिल ही जाएगी हर हाल में, ठीक है। चलिए, अब इतना काम हमने आपके लिए कर दिया। आपका ये फर्ज बनता है, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देंगे, ठीक है। बाकी कल सुबह वाली वीडियो जीके की और साइंस की जो पूरा मार्च में पूछा गया है, कल सुबह आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आपको दोपहर में सबसे पहले एग्जाम एनालिसिस आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। और शाम वाला भी एग्जाम एनालिसिस सबसे पहले हमारे द्वारा ही दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में बहुत से लोग कॉपी वॉपी करेंगे, इसकी कॉपी करके प्रश्न करके टाइप करके आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले सक्सेस जंक्शन लेकर के आता है। और जो व्हाट्सअप नंबर है इस पर आपको अपने प्रश्नों को जरूर शेयर कर देना अगर आपका आगे एग्जाम है। फ़ोन मत लगाइएगा इस पर, क्योंकि ये कॉल रिसीव नहीं होगा, क्योंकि ये ऑफिशियल नंबर है, ठीक है। चलिए, जल्द ही मिलते हैं कल सुबह वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।